तो आज मैं एक फंडामेंटल चैप्टर लेके चल रहा हूँ आप लोगों के लिए। और पूरे एनालिसिस में बार बार इसका जिक्र आएगा। इसको हम लोग कहते हैं काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी, जाहिर सी बात है, काउंट करने की एबिलिटी। हम किस सेट को काउंट कर सकते हैं और किसको काउंट नहीं कर सकते, इन चीजों पे बातचीत होनी। काउंटेबिलिटी एक ऐसा इश्यू है जिस पर आप किसी भी बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, डायरेक्टली और कई जगह इनडायरेक्टली। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत छोटी छोटी डेफिनेशन से ही करेंगे, चीजों को समझना है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा किसी सेट का इनिशियल सेगमेंट क्या होता है। और इजी ये है कि जब काउंट ही कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर का निकालें। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, इनिशियल सेगमेंट ऑफ एन। आप सभी लोग जानते होंगे कि जब आप एन लिखते हैं तो इट मीन्स 1 2 3 एंड सो ऑन। सारी चीजें स्टैंडर्ड हैं मैथ्स में। अगर लिखना है तो 3 नंबर लिखिए और 3 डॉट लगा दीजिए आगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, आपने पूछा है कि रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्ड में करके मैं सोच रहा हूँ इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रिकॉर्डिंग दे दूंगा, इसीलिए मैंने चैप्टर चेंज किया थोड़ा सा। तो इसके दौरान ही मुझे काउंटेबिलिटी के दौरान ही समझ में भी आ जाएगा कि आगे रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखनी है या नहीं। उस पर बाद में बातचीत करते हैं। तो बच्चों, ये बड़ा आसान चीज है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके सामने कि N5 ले लेता हूँ, तो इसका मतलब समझिएगा कि नेचुरल नंबर है और शुरुआत के 5 आपने लेने हैं एलिमेंट। शुरुआत के 5 एलिमेंट, तो N5 का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5, मतलब इतना ही सेट लेना है। तो इसी हिसाब से तो आप N100 भी ले सकते हैं। तो मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 100। बस। तो नाम पे जाइए। नाम है इनिशियल सेगमेंट। होता क्या है कि नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन जिंदगी में हमारा जो काम पड़ता है वो इनिशियल सेगमेंट से ज्यादा पड़ता है। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो N100 बेसिकली एन का इनिशियल सेगमेंट है। तो जब भी आप कभी ऐसा लिखा तो मेरे ख्याल से बहुत छोटी डेफिनेशन है और सबको क्लियर हो ही गया होगा शायद। तो आगे बढ़ा जाए। दूसरा है, आप लोगों ने जो पढ़ा है अभी तक वो इक्वल सेट पढ़े हुए हैं बच्चों। इक्वल सेट्स, दो सेट इक्वल हैं, इसका मतलब है ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब होता है ए इक्वल टू। उल्टा भी सही है, ए और बी बराबर हैं तो ए बी का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा। तो दो सेट कब इक्वल होते हैं ये आप सब लोग जानते हैं, इस पे बहस की गुंजाइश है नहीं वैसे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, इस पे फोकस करिएगा कि सेट इक्विवेलेंट है। तो दो सेट इक्विवेलेंट होने का मतलब है उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो या उनमें बाइजेक्शन हो। आप ऐसे समझिए, क्लास टीचर के पास एक रजिस्टर होता है और टीचर यहाँ नंबर डालते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर नाम लिखते हैं बच्चों के। आप देखिए एक तरफ अगर आप इसे भी देखें तो एक तरफ नंबर और एक तरफ नेम। क्या आपको नहीं लगता ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है?
अगर 1 1 है तो जितने इधर होंगे उतने इधर भी बच्चे होंगे, क्योंकि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, हर बच्चे का एक रोल नंबर होगा। अरे भाई मैं समझा पा रहा हूँ नहीं? यस सर। तो आप इसे Yes, sir. 2 sets are equivalent, 2 sets A and B ले लेते हैं, A and B are equivalent। यहाँ पर equivalent का मतलब संख्या बराबर है, जो उनके एलिमेंट है वो तो अलग अलग है, जबकि इक्वल सेट में क्या था बच्चों, एलिमेंट भी दोनों के सेम होने चाहिए थे ना। इक्वल सेट का मतलब सब कुछ इक्वल, जो इधर है वो उधर भी होगा। लेकिन इक्विवेलेंट सेट का मतलब दोनों तरफ संख्या बराबर होगी, दोनों सेट में। एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, बस एक तरफ देखिए नंबर है, एक तरफ बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे इंसान हैं, नंबर तो एक मानवीय परिकल्पना है, सोच है। लेकिन 1 to 1 करस्पॉन्डेंस यहाँ भी, तो 2 हम ऐसे लिख देते हैं, 2 sets A and B are equivalent if there exists a bijection। bijection मतलब 1 1 on 2 correspondence, that is मैं लिख भी देता हूं यार, bijection that is 1 1 on 2 mapping from A to B। A से B में है, तो फिर आप ऐसे लिखेंगे A इक्विवेलेंट टू B, that is कभी ऐसा सिंबल है तो मतलब A इज इक्विवेलेंट टू B, जिसको आप लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो मैथमेटिक्स का सिंबल उसके लिए ये इक्विवेलेंट ऐसे लिखेंगे। तो अब आप एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन। 2n ले लिया मैंने, 2n का मतलब होता है बच्चों 2 से मल्टीप्लाई हर एक नंबर, तो ऐसा आ जाएगा। ऑब्वियसली इसी को इवन नंबर्स का कलेक्शन भी कह देते हैं कई लोग। f from n to 2n such that fn equal to 2n is a bijection। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें मैपिंग डिफाइन करते हैं n से 2n में, ये आपके पास n है और ये 2n है। अब आप मैपिंग पे जाइए, जो मैपिंग या फंक्शन आपने डिफाइन किया है उसमें n की जो 1 रखिए, क्योंकि आपका डोमेन नेचुरल नंबर का सेट है, तो आप देखेंगे अच्छा 1 की इमेज तो 2 आ रही है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 की इमेज 4 आ रही है, 3 की इमेज 6 आ रही है, एंड सो ऑन। तो अब आप बताइए, आप n और 2n में 1 1 करस्पॉन्डेंस साबित कर पाए या नहीं? और इसमें मजेदार स्थिति यह है बच्चों की जो 2n है वो n का प्रॉपर सबसेट है, n का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट, नॉर्मली प्रॉपर सबसेट हमारे दिमाग में ये आता है कि प्रॉपर सबसेट में कम एलिमेंट होंगे। जैसे आपकी क्लास है, आप जिस क्लास के स्टूडेंट है ये आपकी क्लास है और ये पूरा कॉलेज है, पूरा का पूरा, तो पूरे कॉलेज के अंदर ही आपकी क्लास है। पूरे कॉलेज के बच्चे अगर सेट है तो आपकी क्लास के बच्चे सबसेट का कलेक्शन पार्ट है। और जाहिर सी बात है क्लास में
आपकी क्लास में जो बच्चों की संख्या होगी वो पूरे कॉलेज के मुकाबले कम होगी और सबसेट है। कहना ये चाह रहा हूं फाइनाइट के मामले में, फाइनाइट के मामले में अगर ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तो फिर ए में बी से कम एलिमेंट। लेकिन क्या ये बात इनफाइनाइट सेट में हो पाई? आप देखिए जो आपको फाइनाइट की अंडरस्टैंडिंग थी ध्वस्त हो गई। इनफाइनाइट में प्रॉपर सबसेट भी है और तब भी कह रहे हैं कि दोनों में 1-1 करस्पॉन्डेंस है, तो दोनों इक्विवेलेंट सेट है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं और है प्रॉपर सबसेट। तो भाई मैं कुछ समझा पाया या नहीं? इनमें बराबर एलिमेंट है और आप 2n ही नहीं, आप 100n कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल नंबर के हर एक उस सेट एलिमेंट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 200, 300 एंड सो। अब आप एक मैप डिफाइन कीजिए n से 100n में such that fn equal to 100n। ऑब्वियस है, ये बाइजेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां भी जो n है और जो 100n है वो दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं, जबकि 100n में आपने सोचो पहले 100 नेचुरल नंबर में से केवल एक ही उठाया, फिर अगले 100 नेचुरल नंबर में से केवल एक ही नंबर उठाया 200, फिर अगले 100 में से आपने केवल एक ही नंबर उठाया 300 एंड सो ऑन। एक तरफ आपके पास सारे नेचुरल नंबर हैं, एक तरफ आप हर एक 100 नेचुरल नंबर में से एक उठा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो 100n का सेट है वो सारे नेचुरल नंबर का सेट का प्रॉपर सबसेट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट अभी भी बराबर है दोनों। तो जो बच्चे पहली बार इन चीजों को पढ़ रहे हैं वो केयरफुली समझें। इसमें कई बच्चे हैं जो चौथी पांचवी बार सुन रहे हैं ये सब। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नेचुरल नंबर के सेट है, इसको मजाक में मत लीजिएगा, ये इनफाइनाइट सेट है। आप शुरुआत के 1 करोड़ नेचुरल नंबर में से एक ही ले, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कर लीजिए 10 की पावर 1000 n, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर 1000, 2 इंटू 10 की पावर 1000, 3 इंटू 10 की पावर 1000 एंड सो ऑन। तो साहब देखो आप कितने नंबर हैं, वो 1000 जीरो लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कौन पढ़ पाएगा उसे। और आप उतने में से केवल एक नंबर उठा रहे हैं, फिर ऐसे ही अगले इतने में से आप एक नंबर उठा रहे हैं। आपको लगेगा हम तो अब बहुत छोटा सेट ले रहे हैं, नहीं, अभी भी ये दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, जबकि नीचे वाला ऊपर वाले का प्रॉपर सबसेट भी। तो बच्चों जब इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, जब फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात करते हैं, तो थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। इनफाइनाइट में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। जैसा आप फाइनाइट के लिए सोचते हैं जरूरी नहीं है इनफाइनाइट में भी वैसा ही। मैं रिपीट करता हूं, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जैसे कि हमारे n में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, 100n में भी इनफाइनाइट एलिमेंट है। सर इनफाइनाइट कोई फिक्स नंबर तो है नहीं, तो सर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं दोनों में एलिमेंट इक्वल होंगे? ऐसे कह सकते हैं बाइजेक्शन के आधार। जब 8 से 8 जुड़ा होता है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, हमेशा कोई भी 8 एलिमेंट पहले सेट का उठाइए, उसके करस्पॉन्डिंग 8 एलिमेंट दूसरे में मिल रहे हैं।
उससे पहले मैंने आपके क्लास का रजिस्टर की तरह बताया, ये ऐसे समझिए, यही तो बाइजेक्शन है। जब आपको हर एक एन के लिए एक 2n मिल ही रहा है, तब आप कहेंगे कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम। अभी कार्डिनलिटी शब्द यूज किया नहीं मैंने, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसलिए कहेंगे। कोई और डाउट है आपको? नहीं सर, थैंक यू। ना ना, आराम से बोलो यार, घबराओ मत, जहां सर डाउट। घबरा नहीं रहा हूँ। सर घबरा नहीं रहा हूँ। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए ठीक है बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये हमारा समझ को बेहतर बनाता है। अभी कार्डिनलिटी वाला ये काउंटेबिलिटी चैप्टर पूरा होने दो, आपके दिमाग में जो डाउट अभी है वो भी मैं समझ पा रहा हूँ, मैं खुद ही नहीं बोल रहा हूँ, वो भी मैं दूर कर दूंगा। बेसिकली जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट की कहानी आएगी ना, तो आपकी समझ अपने आप ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा रूल है, द रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस, द रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस, हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं, इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन। तो मैं किसी नए स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो इक्विवेलेंट रिलेशन क्या है ये एक्सप्लेन करें। कोई है जो बोलेंगे? सर ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। इन तीनों को कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला इक्विवेलेंट। ठीक, हम ये क्यों पढ़ाते होंगे इक्विवेलेंट रिलेशन? पढ़ाने का पर्पस क्या है, फायदा क्या है? सर किसी सेट में पार्टीशन कर सकते हैं। एक आपके पास बड़ा सेट है, उसको स्टडी करने के बजाय उसे अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दूं ऐसे, तो चीजें मैनेजेबल हो जाती हैं। बांटने का जो तरीका है वो इक्विवेलेंट रिलेशन, ये इक्विवेलेंस क्लासेज में बांटेगा। तो इसके लिए अगर आप समझना चाहते हैं तो मैंने आपके ग्रुप्स में एमएससी फर्स्ट सेम में आज सुबह भी, पहले भी डाला था, आज फिर डाला है एक लिंक, कि भाई रिलेशन वाला चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लो और समझ। क्वेश्चन जरूरी, फाउंडेशन कमजोर करके आप कूदने फांदने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे, और फिर गिरेंगे बहुत बुरी तरह से ऊपर से। जितने ऊपर से गिरोगे चोट ज्यादा लगेगी। बेहतर है कि नीचे से ही दीवार मजबूत करके चलो। चलिए ठीक, अब मुझे थोड़ा सा बताइए, इक्विवेलेंस यहाँ पर रिलेशन है या नहीं? रिलेशन ये है, क्या कोई भी सेट ले ले, फाइनाइट इनफाइनाइट, वो अपने इक्विवेलेंट हुआ या नहीं? बाइजेक्शन हमेशा हो जाएगा नहीं? किसी भी सेट में ए से ए में बाइजेक्शन हमेशा मिल सकता है या नहीं मिल सकता? सर होगा। बढ़िया, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर बच्चों मैंने ये कहा, ये गिवन है कि ए इक्विवेलेंट टू बी है, तो क्या ये कहना जस्टिफाइड है कि बी इक्विवेलेंट टू ए? यस सर। ए अगर बी के इक्विवेलेंट है तो उसका मीनिंग समझो। इसका मतलब ए में उतने ही एलिमेंट हैं जितने बी में, तो फिर बी इज इक्विवेलेंट टू ए, ठीक ही हुआ, ये सिमेट्रिक हुई।
A इक्विवेलेंट टू B और B इक्विवेलेंट टू C, तो ऑब्वियस है A इक्विवेलेंट टू C। हम लोग बाद में बहुत सारे जो इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट क्लासेस, और वहां हम इक्विवेलेंस क्लासेस में एक बड़े सेट को तोड़ देंगे। अगर जैसे ये एक इक्विवेलेंस क्लास है हर एक अपने आप में, तो हर इक्विवेलेंस क्लास को 8 एलिमेंट से दिखाएंगे हम, और इस तरह से इस सेट को मैं 9 एलिमेंट्स के द्वारा दिखा सकता हूं बस। जबकि हर इक्विवेलेंस क्लास अपने आप में बहुत बड़ा सेट हो सकती है। मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा था कि क्या ये पॉसिबल है कि आपके पास सेट है जो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट whose each element is infinite set, each element is infinite set. Is it possible? तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने जवाब दिया था, कुछ लोग क्लास में थे। कोई और स्टूडेंट जवाब देना चाहेंगे? बच्चों ऐसे समझो, चलो देखो ये मेरे पास XY प्लेन है, ठीक है, इसके पैरेलल एक प्लेन और उठा लेता हूं। चलो एक प्लेन को नाम A दे देता हूं, एक को B, या P1 P2, चलो यार जो भी है। अब ये बताओ यार, मेरे पास जो सेट है S, वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? उसमें दो प्लेन है A और B, एक XY प्लेन, एक उसके पैरेलल प्लेन। तो S फाइनाइट सेट हुआ या इनफाइनाइट? फाइनाइट। S फाइनाइट सेट है, बढ़िया। S का जो हर एक एलिमेंट है वो एक पूरा प्लेन है, तो जो A है मतलब सेट का एलिमेंट भी सेट हो सकता है। इससे ये एक बात समझ में आई। दूसरी बात ये बताइए कि जो A और B आपके एलिमेंट हैं सेट के, क्या वो अपने आप में कैसे हैं? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट है। तो एक सेट है जो फाइनाइट है और उसका हर एलिमेंट इनफाइनाइट सेट है, ये पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो सेट थ्योरी आपके पुराने परसेप्शन को ध्वस्त करते रहती है यहाँ पर, और कुछ नई चीजों का निर्माण होता है, आपकी समझ बेहतर बनती है, रिफाइन होती है। इक्विवेलेंस क्लासेज आप लोग मेरे लेक्चर में देख सकते हैं या फिर आप बाद में पढ़िएगा। तो अब सवाल ये उठेगा कि हम फाइनाइट सेट किसे बोले फिर? यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो यही उठेगा कि आप बार बार कह रहे हैं, कहेंगे आप कि व्हाट इज अ फाइनाइट सेट। तो कोई सेट फाइनाइट होने का मतलब या तो एम्प्टी, तब तो खैर झंझट ही खत्म, या फिर वो किसी नेचुरल नंबर के इनिशियल सेगमेंट के साथ इक्विवेलेंट। ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं डाल रहा हूं मैं। एम्प्टी सेट है तो फाइनाइट ही माना जाएगा, या फिर अगर एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, तो वो नेचुरल नंबर के किसी न किसी इनिशियल सेगमेंट के साथ इक्विवेलेंट होगा, तब वो फाइनाइट है। आप ऐसे जवाब देंगे। तो फिर इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे भाई? एक तो बड़ा मजेदार जवाब है, विच इज नॉट फाइनाइट। नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस, नेचुरल नंबर के सेट के इक्विवेलेंस। बिल्कुल, या फिर आप ऐसे कहें कि नाइदर एम्प्टी नॉर इज इक्विवेलेंट टू एन। एम कुछ भी रख लो, किसी के साथ भी वो इक्विवेलेंट नहीं हो रहा है, फाइनाइट भी, एम्प्टी भी नहीं है,
एम्प्टी होता तो फाइनाइट हुआ था, तो नॉन एम्प्टी है पहली बात, और किसी भी एनएम के साथ 1-1 करस्पॉन्डेंस दे ही नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है बाद में हम कहेंगे कि वो एन के साथ ही 1-1 करस्पॉन्डेंस दे पाएगा। इस पे बात करेंगे। एन में भी गड़बड़ है आगे। तो फिर यहां पर अब अगर एन के साथ वो रिलेशनशिप दे दे 1-1, जैसा कि एक स्टूडेंट ने कहा अभी, तो बच्चों ऐसे सेट हो हम लोग डिन्यूमरेबल कहेंगे, या कई लोग इन्यूमरेबल भी कहते हैं, इन्यूमरेबल सेट। सर हम नेचुरल नंबर की जगह पे कोई और सेट भी ले सकते हैं? काउंटिंग तो नेचुरल नंबर में ही करता है ना इंसान बेटा। ठीक है सर। ठीक है ना। तो बाद में हम देखेंगे कि कई सेट ऐसे हैं जो नेचुरल नंबर के साथ 1-1 करस्पॉन्डेंस देते हैं। अब जो नेचुरल नंबर के साथ 1-1 करस्पॉन्डेंस दे दे, वो आप ही सोचो बेटा, वो भी नेचुरल नंबर के बराबर ही एलिमेंट रखता होगा। यस जितने सर। एलिमेंट नेचुरल नंबर में है उतने ही उसमें भी होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं संख्या में, उतने ही इंटीजर भी होते हैं। बड़ी मजेदार स्थिति है। जबकि नॉर्मली हम कहते हैं इंटीजर का सेट पॉजिटिव नेचुरल नंबर, उनको सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो, और उनमें जीरो भी लो तब जाके इंटीजर होता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं नेचुरल नंबर जितने हैं उतने ही इंटीजर भी। अच्छा, और मजेदार स्थिति हम इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। दुनिया में जितने रेशनल नंबर हैं P/Q फॉर्मेट में, वो भी उतने ही हैं जितने की क्या है नेचुरल नंबर। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। इसीलिए बच्चों जॉर्ज कैंटर साहब को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कैंटर पहला इंसान था जिसने कहा दो इंफिनिटी होती है, एक काउंटेबल इनफाइनाइट, एक अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। दो इनफाइनाइट है। हम इस पे की तरफ जा रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं है, धीरे धीरे। अभी दूसरे वाले पे तो मजा आ जाएगा आपको समझने में। कभी पढ़िएगा इन सारी चीजों को, गूगल पे सब है कैंटर का काम, कि दो इन्फिनिटी होती हैं। उसके पीएचडी सुपरवाइजर को उसकी बातें समझ नहीं आती थी, क्या कह रहा है यार, दो इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है। आज हम साबित करेंगे, आज या अगले लेक्चर्स में, कि ऐसा नहीं है, कैंटर सही कह रहा था। दो इन्फिनिटी का लॉजिक ही समझाना है। तो फिर दुनिया भर के फिलोसफर्स रहे, उन्होंने कहा दो ही इन्फिनिटी क्यों, क्या इनके बीच में कोई और इन्फिनिटी होती है, या इनसे बाहर भी कोई और इन्फिनिटी हो सकती है। तो बहरहाल बच्चों अभी तक तो कोई नहीं ढूंढ पाया, ना साबित कर पाया कि होती है, और ना ही काउंटर कर पाया कि नहीं होती है। उस मामले में महान कोट इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, गोडेल। ऐसे ऐसे दिग्गज हुए हैं जिनकी बातें पढ़ने में वास्तव में दिक्कत होती है। कोट गोडेल जैसे लोग हुए हैं जो, तो यहां से कई नई चीजें और आती। अभी आपकी जो आपका स्तर है वहां बस इतना पर्याप्त है कि दो इन्फिनिटी होती हैं, ये सच है। एक काउंटेबली इनफाइनाइट, जिनको हम काउंटेबल कहेंगे लेकिन इनफाइनाइट, जैसे नेचुरल नंबर का सेट काउंटेबल है, 1 2 3 4 काउंट कर पा रहे हैं, काउंटेबल है, और इनफाइनाइट है। और दूसरा जो अनकाउंटेबल है, जैसे इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स, हम इन पे ज्यादा फोकस करेंगे। एनालिसिस को समझने के लिए इतना काफी होता है शुरुआत में। तो डिन्यूमरेबल सेट क्या हुआ, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई सेट n के इक्विवेलेंट, a set A which is equivalent to n, ठीक है ना, हाँ ठीक है, या तो फाइनाइट हो या ये हो, दिस डिन्यूमरेबल इसी को कहेंगे मेरे ख्याल से। यस सर। डिन्यूमरेबल हो गया।
मुझे काउंट टेबल में फिर अलग कर देंगे। मुझे काउंट टेबल फाइनाइट इनफाइनाइट करना चाहिए। चलो काउंट टेबल सेट यहां से करेंगे। A set A is countable if either it is finite और अगर इनफाइनाइट है तो ये डिन्यूमरेबल, मतलब काउंटेबल इसको कहेंगे। या तो फाइनाइट हो तो ठीक ही हुआ, आपकी क्लास में बच्चे 70-80 लोग होंगे तो काउंटेबल ही हुआ, फाइनाइट हुआ तो। या फिर वो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट, अगर वो इनफाइनाइट है तो नीचे वाले को हम लोग काउंटेबली इनफाइनाइट भी कह देते हैं कई बार। ये जो नीचे वाला है इस वाले को, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। नाम से समझिए आप। और ये तो फाइनाइट है ही। काउंटेबली है तो इनफाइनाइट लेकिन काउंटेबल है क्योंकि वो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो फिर यहां पर ये आ गया कि जो काउंटेबल सेट नहीं होगा उसे अनकाउंटेबल सेट कहेंगे। अब यहां से डेफिनेशन आएगी अनकाउंटेबल सेट की। जो काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिए, दो कैटेगरी। तो अनकाउंटेबल सेट का मतलब अ सेट विच इज नॉट काउंटेबल, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको ना तो फाइनाइट है और ना ही नेचुरल नंबर के साथ 1 1 है। मैं तो इसीलिए मैं ऊपर बच रहा था जब आपने कहा था कि जो n के साथ होगा वो इनफाइनाइट होगा, कहा था आप में से किसी स्टूडेंट ने, जब मैं इनिशियल सेगमेंट में कह रहा था ये वाला इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो किसी स्टूडेंट ने कहा जो किसी भी एनएमटी पर सीधे n के साथ होगा। मन करना केयरफुल रहिए डेफिनेशंस में। जरूरी नहीं है n के साथ 1 1 करस्पॉन्डेंस हर एक सेट दे ही दे। अगर वो n के साथ 1 1 करस्पॉन्डेंस देगा तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। लेकिन अगर वो ना तो फाइनाइट ही हो रहा है और ना ही n के इक्विवेलेंट है तो ये इससे भी बड़ी इंफिनिटी वाला मामला बनेगा, अनकाउंटेबल होगा। और मैंने कहा इरेशनल का कलेक्शन और रियल नंबर का कलेक्शन इस कैटेगरी में आते हैं। तो यार ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? हेलो, अरे कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। चलिए ठीक। तो अब जो असली खेल है इसके बाद शुरू होता है, लेकिन जूम का टाइम सेशन पूरा होने वाला है, 2-3 मिनट बचे हैं, तो मैं मीटिंग को एंड करता हूं। अब ये रिकॉर्डिंग को सेव करने में भी टाइम लगता है 5-7 मिनट। तो बच्चों ठीक 7:15 पे जुड़िएगा, 8 सेशन और कर लेते हैं।